हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे हमारे आज के लेक्चर ऑन्कोलॉजी के बारे में। देखिएगा, ऑन्कोलॉजी में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। हमने लास्ट जो है उनको लास्ट पार्ट में हमने ल्यूकेमिया के टाइप्स की बात करी थी। चलिए आपको बता देते हैं एक बार हमने लास्ट में क्या बात की थी। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ल्यूकेमिया के टाइप्स की बात की थी, जहां पर सबसे पहले आपको बताया था एएलएल के बारे में। एएलएल का मतलब क्या है आपका, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो सबसे खतरनाक होता है और ये बच्चों में ज्यादा होता है। 14 साल से जो बच्चे होते हैं, लेस देन 14 ईयर्स जो चाइल्ड है, उनमें ज्यादा होता है और उनमें भी बॉयज में ज्यादा होता है ये। सेकंड हमने बताया था आपको क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसको बोलते हैं क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया सीएलएल, और ये जो है वो ओल्ड एज में ज्यादा होता है। 60 साल से ज्यादा में ज्यादा ज्यादा के लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है। थर्ड होता है एएमएल, जिसको हमने बताया था एक्यूट मीरोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या एक्यूट माइलिड ल्यूकेमिया, एएमएल। और फोर्थ वन इज क्रोनिक माइलिड ल्यूकेमिया, और ये दोनों ही 40 से 60 साल की उम्र में जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनके बाद हमने इनके साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे। देखिए ल्यूकेमिया के साइन और सिम्टम्स क्या क्या जो है पेशेंट के अंदर साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें, फीवर होगा, वीकनेस आएगी पेशेंट के अंदर, पेलर मतलब जो है बॉडी पीलापन हो जाएगा, लिथार्जी मतलब वो बहुत ज्यादा थकावट ऐसा महसूस करेगा वो बॉडी के अंदर। वेट लॉस, उसका वेट जो है बिल्कुल लॉस हो जाएगा, जो है वजन कम हो जाएगा। उसके अलावा एनीमिया, उसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी, ब्लड की कमी आ जाएगी। थ्रोम्बोसाइटोमिनिया, प्लेटलेट्स की कमी आ जाएगी। ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी कम आ जाएगा। हेमरेजिक अंडर स्किन, मतलब कुछ जो है हेमरेज ऐसे चकते 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 दिखाई देंगे स्किन के नीचे। प्रोलोंग्ड ब्लीडिंग आफ्टर द माइनर इंजरी, अगर थोड़ी सी भी चोट लग गई तो बहुत ज्यादा देर तक क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। उसके अलावा जॉइंट पेन होगा, मतलब जो है जो जॉइंट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर पेन होगा। उसके अलावा लिम्फ एडिनोपैथी क्या होगा, लिम्फ एडिनोपैथी मतलब जो एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ जो है वो देखने को मिलेगा। स्प्लिनोमेगेली, स्प्लिन का साइज क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट। और हिपेटोमिगेली, लीवर का साइज भी क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं किसके, साइनर सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। अब हम ल्यूकेमिया को डायग्नोस कैसे करते हैं, तो ल्यूकेमिया को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट उसका एक्सरे करवा के देखेंगे, बोन मैरो स्कैन करते हैं, बोन्स को स्कैन करते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं। और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन सा होता है, बोन मैरो बायोप्सी जो है वो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। याद रखिएगा, सवाल आता है यहां से कि भैया ल्यूकेमिया के लिए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन सा होता है, तो सवाल पूछा जाता है बहुत बार। और याद रखिएगा, बोन मैरो बायोप्सी जो है वो सबसे बेस्ट डायग्नोसिस, या मैं बोलूं कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। अब देखिएगा, मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट की बात करेंगे किसके, कि भैया ल्यूकेमिया में हम लोग क्या मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेरॉइड थेरेपी हम लोग पेशेंट को देंगे। पेशेंट को क्या देंगे, स्टेरॉइड थेरेपी देंगे। उसके अलावा पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाएंगे हम लोग। पेशेंट का क्या कराएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका है बोन मैरो में, हमने बताया था ये डब्ल्यूबीसी में ज्यादा होता है, तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन। या नेक्स्ट, ल्यूकोफेरेसिस फॉर द रिमूवल ऑफ इमेच्योर ब्लड सेल्स जो है उनका क्या करा देंगे, रिमूवल कराएंगे। जो डब्ल्यूबीसी जो इमेच्योर स्टेट में है उनको रिमूवल कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनी स्टिमुलाइटिंग फैक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, एडमिनिस्टर ऑफ एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटीवायरल जो मेडिसिन है वो हम लोग क्या करेंगे पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रिवेंट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, क्योंकि ब्लड लॉस होगा, अगर इन थोड़ी बहुत भी चोट लग गई तो क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस होगा। और प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, HIN अवॉइड, एस्प्रिन नहीं देंगे पेशेंट को। क्या नहीं देंगे, एस्प्रिन नहीं देंगे, क्योंकि ब्लड को क्या करती है, ब्लड को और थिन करती है, पतला करती है, और प्लेटलेट्स के काउंट को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो वैसे ही पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ब्लड की कमी आ रही है, तो और अगर थिनर कर दिया, पतला कर दिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर दिया तो डिसाइड जो है दिक्कत हो जाएगी। IM इंजेक्शन पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि हेमरेजेस जो चकते बढ़ रहे हैं उस वजह से हम लोग नहीं देते हैं। और ल्यूकेमिया आर मोर कॉमन विद द डाउन सिंड्रोम, और ल्यूकेमिया के पेशेंट में डाउन सिंड्रोम या ल्यूकेमिया जो पेशेंट है उसके अंदर डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। मोर कॉमन विद डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा हमने बताया था कि भैया बिनाइन ट्यूमर का टाइप होता है ना, जब भी कोमा लगाते हैं तो टाइप ऑफ बिनाइन ट्यूमर हम लोग बोलते हैं, या होडकिंस डिजीज हमने बात करेंगे। एबनॉर्मल मैलिग्नेंट, एबनॉर्मल मैलिग्नेंट प्रोलिफिकेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, प्रोलिफिकेशन हो जाए क्या, लिम्फोइड टिश्यू का क्या हो जाए, प्रोलिफिकेशन हो जाए, मतलब एनलार्जमेंट हो जाए लिम्फ नोड का, या ऑर्गन ऑफ लिम्फेथेटिक सिस्टम का क्या हो जाए, एनलार्जमेंट हो जाए। हाँ, लिम्फोमा इन्वॉल्व ब्लड एंड बोन मैरो एंड क्योज द ल्यूकेमिया। लिम्फोमा में क्या होता है,
बोन मैरो और ब्लड जो है इन्वॉल्व होता है, और वो क्या होगा यहाँ पर भी ल्यूकेमिया होगा। फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले बताया आपको हेरिडिटी, जन्म वंशागत हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर, आप लोग बार बार कि मैं रेडिएशन एक्सरे यूवी की रेंज में जो है उनके एक्सपोजर में आ रहे हैं। कीमोथेरेपेटिक ड्यूरिंग द एक्सपोजर के समय थेरेपेटिक एजेंट्स के उसमें आ रहे हैं। और एबस्टीन वॉर वायरस, डीएनए जो है, डीएनए वायरस है एबस्टीन वॉर वायरस, इसके संपर्क में आने से भी हो सकता है। अब देखो दो तरीके का होता है, एक होडगिंग लिम्फोमा, एक नॉन होडगिंग लिम्फोमा। देखिएगा ये जो है कैंसर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है। होडगिंग लिम्फोमा किसे कहते हैं, कैंसर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, जबकि नॉन होडगिंग किसे कहेंगे, कैंसर ऑफ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसको बोलते हैं माल्ट। माल्ट की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। माल्ट की फुल फॉर्म नॉन होडगिंग लिम्फोमा को कहते हैं, क्या होगा, कैंसर ऑफ म्यूकोजा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट कहा जाता है इसे। नेक्स्ट जो होडगिन है वो यंग एज में पाया जाता है, जबकि जो नॉन होडगिंग है वो ओल्ड एज में पाया जाता है। नेक्स्ट इसका अच्छा प्रोग्नोसिस हो सकता है, जबकि इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। नेक्स्ट ये डिजीज प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप होती है, जबकि ये प्रोग्रेस रेंडमली होती है, कभी भी मतलब तुरंत बहुत तेज बढ़ जाएगी, तुरंत जो है क्या हो जाएगा, बढ़ने का जो हम बोलूं कि इसका एक्सक्लेरेशन है बहुत फास्ट है। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड, और इसकी कौन सी होगी, आपका मिजेंट्रिक मोल्ड जो हम लोग बोलते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा जो वॉल्स होती है वहां पर पाया जाता है, मिजेंट्रिक मोल्ड वहां पर पाया जाता है, और एसोसिएटेड विद द एपिस्टीन वॉर वायरस के साथ में जुड़ा होता है ये। नेक्स्ट अब देखिएगा इस होडकिन डिजीज जो है इसके साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फीवर, फैटिग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का कम होना, ल्यूकोपिनिया, डब्ल्यूबीसी का, एनीमिया, लिम्फ एडिनोपैथी, स्प्लिनोमेगेली और हिपेटोमेली। मतलब जो ल्यूकीमिया, क्योंकि ल्यूकीमिया ही तो हमने बताया ना क्या एक तरीके से होर्डिंग डिजीज, ल्यूकीमिया की जो साइन और सिम्टम है, ल्यूकेमिया के जो साइन और सिम्टम्स है वो सारे के सारे साइन और सिम्टम इसके भी रहेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट अब देखो इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, सेम वही, सबसे पहले फिजिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एक्सरे के द्वारा, ब्लड पोस्ट रीड स्टिनबर्ग सेल्स के द्वारा करते हैं, उसके अलावा यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। उसके अलावा एफएनसी, फाइन नीडल एस्पायरेशन ऑफ सेल्स हम लोग बोलते हैं। उसके अलावा लिम्फ एंजियोग्राम और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किसके द्वारा होगा, लिम्फ नोड बायोप्सी के द्वारा जो है कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। आप यहाँ पर एक मशीन भी देख पा रहे हैं, सीटी स्कैन एमआरआई मशीन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर पेशेंट को उसके अंदर डालेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स का वो स्ट्रक्चर करते हैं, रीड करेंगे कि भैया कैसा है क्या है, पूरी स्ट्रक्चर्स की रीड करते हैं। नेक्स्ट अब मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, देखो अगर होडकिन डिजीज फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है तो भैया सर्जरी हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी देंगे अगर मोर इफेक्टिव इन होडकिन और लिम्फोमा के अंदर रेडिएशन थेरेपी जो है बहुत इफेक्टिव होती है। कीमोथेरेपी देंगे एबीवीडी। उसके अलावा अब एबीवीडी क्या है, मेडिसिन के नाम बताएं, जैसे आपका एडिरामाइसिन, उसके अलावा ब्लियोमाइसिन, उसके अलावा विंसिस्ट्रीन और डी कार्बोनाइज जो है, ये चारों मेडिसिन जो है कीमोथेरेपी के अंदर दी जाती है। कौन कौन सी, एबीवीडी, एड्रीमासिन, ब्लियोमाइसिन, सिस्ट्रीन और डिकार्बोनाइज, ये चारों मेडिसिन जो है दी जाती है। उसके अलावा बोन मैरो ट्रांसफर, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन क्योंकि वही ब्लड लॉस है, इंजरी से बचाना है, और प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है पेशेंट को प्रोवाइड करना है। तो ये सारे क्या है, मैनेजमेंट है किसके, होडकिंस डिजीज के मैनेजमेंट है ये। तो यहां पर हमारी होडकिंस डिजीज तक की बातें जो है वो खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अगली बात करते हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे, CXCA, सर्वाइकल कार्सिनोमा, और CA कैंसर को हम लोग एब्रीवेट करते हैं। चलिए अब रिस्क फैक्टर क्या होगा, सबसे पहला तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मतलब HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है क्या आपका सर्वाइकल कैंसर। दूसरा स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट अब ज्यादातर फीमेल्स में होता है ना सर्वाइकल कैंसर, याद रखिएगा। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा, अब भाई पैसे वैसे भी नहीं है तो नए मतलब चीजों को साफ सुथरा भी नहीं रह पा रहे, वो भी दिक्कत है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर मतलब मल्टीपल अगर सेक्स पार्टनर है तो वो भी रीजन हो सकता है। अर्ली फर्स्ट सेक्स मतलब फर्स्ट सेक्स बहुत जल्दी हुआ है
अर्ली फर्स्ट सेक्स मतलब बहुत जल्दी हो गया है और वो भी मल्टीपल पार्टनर्स हो रहे हैं ऐसा, तो वो भी रीजन है। रिकरेंट यूटीआई, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, या रिकरेंट एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो बार बार की में रियकर हो रही है, तो ये सब क्या है, सर्वाइकल कार्सिनोमा के रीजंस हैं ये। अब देखो इसकी बात करें, इसके बारे में, इसके साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। सर्वाइकल कार्सिनोमा के साइन और सिम्टम्स देखिएगा क्या क्या दिखेंगे। सबसे पहला, ब्लड स्टेन्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्लड में वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वहां से ब्लड स्टेनिंग मतलब ब्लड रिलीज होगा। उसके अलावा अनयूजुअल ब्लीडिंग, बार बार की में क्या होगी, ब्लीडिंग होगी पेशेंट को। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में भी जो है वो हैवी ब्लीडिंग होगी, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। उसके अलावा पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, मतलब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो क्या होगा, वो ब्लीडिंग होगी। डिस्पेरेनिया, डिस्पेरेनिया का मतलब होता है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनफुल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसमें मतलब जो है क्या होगा, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। हेमेटूरिया, ब्लड इन यूरिन, डाइसूरिया और फीकल मटेरियल और यूरिन जो है वो दोनों किससे, वेजाइना से ही पास होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्हेन फीकल मटेरियल एंड वेजाइनल मटेरियल, जो यूरिन और फीकल जब दोनों एक ही वेजाइना से निकलते हैं तो ये किसका सिम्टम है, ये सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस कैसे करते हैं, देखिएगा डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सबसे पहले वही हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो सब में करेंगे भाई, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन सबके लिए है, कॉमन है। एक्सरे सोनोग्राफी, सीटीए कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, सिस्टोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी और पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, पैप स्मीयर टेस्ट भी करते हैं। और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है, सर्वाइकल बायोप्सी के द्वारा जो है भाई, बायोप्सी सर्वाइकल कैंसर है तो सर्वाइकल टिश्यू का हम लोग एक पार्ट लेंगे और सर्वाइकल बायोप्सी करेंगे तो कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो सर्वाइकल जो कार्सिनोमा है, सर्वाइकल जो कैंसर है, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। अब देखो इसकी तीन चार बातें बताएंगे। एक तो है कोनिजेशन, कोनिजेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ कोन शेप्ड एनलार्जमेंट टिश्यू, की भैया हम लोग क्या करेंगे, जो भी एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू हुआ है सर्वाइकल में, सर्विक्स में, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सेकंड, पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी, मतलब कुछ पार्ट यूट्रस का, कुछ पार्ट, क्योंकि सर्विक्स इज ए पार्ट ऑफ यूट्रस, निचला पार्ट होता है आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ सर्विक्स एट वेजाइना, हम लोग क्या करेंगे, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी। टोटल हिस्टेरेक्टोमी क्या है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस को पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे क्योंकि कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका है। और पेल्विक एक्सटेंट्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी, वेजाइना, इन्वॉल्व सारा, मतलब पेल्विक पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये पांचों टर्मिनोलॉजी जो है, इनमें से चारों पांचों जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इनमें से सवाल आते हैं, जरूर सवाल पूछे जाते हैं भैया इनमें से। कोनिजेशन मतलब क्या होता है, जो कोन शेप जो टिश्यू है उसको रिमूव करना। नेक्स्ट, पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी, कुछ पार्ट यूट्रस का जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव करना। टोटल हिस्टेरेक्टोमी, कंप्लीट यूट्रस को रिमूव कर देना। और पेल्विक एक्सटेंट्रेशन मतलब होता है कि वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूट्रस, सबको क्या कर देना, रिमूव कर देना। नेक्स्ट, अब आता है आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा देखिएगा क्या है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा की बात करेंगे भैया, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल एंड मैलिग्नेंट प्रोलिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स विद इन द ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन होता है, किसका, एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल विद इन द ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जो है वो क्या होगा कि भैया एबनॉर्मल, जैसे गांठ जैसा बन जाएगा। अब इसमें भी दो तीन टाइप होते हैं, एक होता है नॉन इन्वेसिव या प्री इन्वेसिव, और एक होता है इन्वेसिव, दो टाइप होते हैं इसके भी। एक होता है नॉन इन्वेसिव जिसमें लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू या डक्टल कार्सिनोमा, मतलब लोब्स के अंदर या डक्ट के अंदर होगा, वो एक पर्टिकुलर जगह होगा, नॉन इन्वेसिव है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, लोब्यूलर और डक्टल कार्सिनोमा, मतलब ये इन्वेशन करेगा। जैसे समझिएगा ये ब्रेस्ट है, मान के चलिएगा ये ब्रेस्ट है, देखिएगा इसके अंदर बहुत सारी लोब्स होती है इस तरीके से, ये क्या है, डक्ट भी होती है, लोब भी होती है बहुत सारी। मतलब ये डक्ट, ये लोब्स होती हैं,
और ये डक्ट्स होती हैं। तो नॉन इन्वेसन में क्या होता है कि पर्टिकुलर इसी जगह पर पाया जा रहा है। नॉन इन्वेसन में तो क्या होता है, पर्टिकुलर एक डक्ट में या लोब में पाया जा रहा है। नॉन इन्वेसन वो इन्वेसन नहीं करता। जबकि इन्वेसन में क्या होता है, जो लोब है एक लोब से दूसरे लोब में इन्वेसन कर जाता है। डक्ट में भी इन्वॉल्व जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है, एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में से इन्वॉल्वमेंट होता है। इसको बोलते हैं इन्वेसन और नॉन इन्वेसिव टाइप। ठीक है, अब देखो इसके बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं किसके, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। यहाँ पे ब्रेस्ट कार्सिनो, सर्वाइकल की जगह क्या करेंगे, ब्रेस्ट लिख दीजिएगा। देखिएगा, एक तो जेनेटिक हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, अर्ली मेनार्की मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल का जल्दी आ जाना, मेनार्की। और क्या हो सकता है, लेट मीनोपोज की मेस्ट्रुअल साइकिल का लेट बंद होना, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, मैं मीनोपोज साइकिल जो है चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, जो मेस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद ही नहीं हो रहा, लेट मीनोपोज। और एस्ट्रोजन पिल्स और हार्मोन्स का अगर यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में या अलग अलग तरीके से कैसे भी यूज कर रहे हैं, तो भी जो है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे। देखो साइन और सिम्टम्स क्या क्या होता है। देखो लंप इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर क्या दिखेगी, गांठ दिखेगी, लंप दिखाई देगी, जो कि कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करती है, वो एक पर्टिकुलर जगह पर होती है, फिक्स होगी। इरेगुलर और पेनलेस मास, मतलब ज्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन वो एक गांठ ऐसी जो है अलग से दिखने लग जाती है। ब्रेस्ट एसिमेट्री, दोनों ब्रेस्ट क्या होंगे, दोनों ब्रेस्ट जो है एसिमेट्री, मतलब हो सकता है एक ब्रेस्ट बड़ा है एक ब्रेस्ट छोटा है, एसिमेट्री होगी दोनों के अंदर। ब्रेस्ट लंप मोस्टली इन द अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट, मोस्टली कहां होता है, आउटर पार्ट जो है उसमें होता है और आउटर क्वाड्रेंट में होता है, अपर ऊपर की साइड और आउटर में होगा। ब्लडी और क्लियर निप्पल डिस्चार्ज की, हो सकता है निप्पल से जो है ब्लीड या तो ब्लड, और या हो सकता है क्लियर पानी जैसा डिस्चार्ज जो है होने की। निप्पल एलिवेशन, निप्पल जो है वो उठा हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा टाइटनेस होती है। स्किन रेडनेस, स्किन अल्सर और एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, जो एक्सिलरी जो लिम्फ एडिनोपैथी मतलब यहाँ की जो लिम्फ एडिनोपैथी है वो क्या होगी, एनलार्जमेंट होगी। लिम्फ एडिनोमा इन अफेक्टेड आर्म नॉन पिटिंग टाइप होता है, याद रखिएगा। अब इसके लिए डायग्नोस करते हैं, इसके लिए क्या डायग्नोस करेंगे देखिएगा। इसके लिए डायग्नोसिस की बात करेंगे, इसके लिए डायग्नोस करते हैं हम लोग, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे इसकी। BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आफ्टर 7 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन एस्ट्रोजन लेवल इज लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिएगा BSE क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि भैया एग्जामिन करना, हालांकि पहले बता चुका हूं पर फिर से बता देता हूं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना किसको, ब्रेस्ट को, सेल्फ के खुद के द्वारा। पहला तो कब करते हैं, 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया उसके बाद 7 days बाद करते हैं, 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो क्या हो चुका है, ताकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम हो जाए, नहीं तो एस्ट्रोजन बड़ा होगा तो वैसे ही हम लोग दिक्कत आएगी। 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा कब करते हैं, ड्यूरिंग बाथ, नहाते समय करते हैं, ड्यूरिंग बाथ, क्योंकि उस समय क्या होगा भाई, सोप अप्लाई करोगे आप तो उसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो कैसे होंगे, स्लिपरी ब्रेस्ट होंगे। नेक्स्ट, हमेशा याद रखिएगा जो ब्रेस्ट, हमेशा जब भी हम लोग BSE फीमेल जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती है वो हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में करती है, खड़े होकर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने खड़े होके जो है वो क्या करती है, वो BSE करती है। नेक्स्ट, हमेशा जैसे अपोजिट हैंड्स का यूज में लिया जाता है, जैसे मान लीजिए राइट, अगर राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से करेंगे, हमेशा यूज अपोजिट हैंड, यूज अपोजिट हैंड। और नेक्स्ट एक और बात करते हैं, अगर मान लीजिए पेशेंट के मासेक्टोमी हुई है, मासेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट किया गया है, तो याद रखिएगा जब भी अगर आप अफेक्टेड जो पार्ट होता है, अफेक्टेड जो ब्रेस्ट होता है उस तरफ कभी भी आप बीपी कफ जो है नहीं बांधेंगे। जैसे मान लीजिए राइट साइड का मासेक्टोमी हुआ है या मैं बोलूं लेफ्ट साइड का मासेक्टोमी हुआ है, तो आप कभी भी बीपी कफ जो है वो लेफ्ट साइड में नहीं बांधेंगे, हमेशा किधर बांधेंगे, अपोजिट साइड में बांधते हैं कफ, याद रखिएगा। तो ये सारे जो है वो BSE के बारे में बात की। उसके अलावा देखिएगा एक्सरे, सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी, हमने जो बताया इमेजिंग, रेडिएशन इमेजिंग जो है वो क्या करते हैं हम लोग, इमेजिंग करते हैं, रेडिएशन इमेजिंग। उसके अलावा ब्लड एग्जामिनेशन, फाइन नीडल एस्पायरेशन ऑफ सेल्स और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, बायोप्सी किया जाता है। अब देखो मैनेजमेंट की बात की, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं देखिएगा। मैनेजमेंट की बात की तो भैया कीमोथेरेपी करवाएंगे पेशेंट की, और उसमें भी क्या ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देते हैं, तो टेमोक्सिफेन,
टेमोक्सिफेन सिट्रेट, जो कि एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट होती है, मतलब एस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम करती है। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी देते हैं, जो कि ईबीआरटी और आईबीआरटी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, लंपेक्टोमी, या तो लंप को रिमूव कर देंगे, जो भी रिमूवल, जो भी गांठ है, लंप है, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दूसरा पार्शियल मासेक्टोमी, मतलब कुछ पार्ट, जो ब्रेस्ट का कुछ पार्ट है, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जहां पर अफेक्टेड है उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट कंप्लीट मासेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट एंड निप्पल की, पूरे निप्पल और ब्रेस्ट को ही रिमूव कर दिया। और रेडिकल मासेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट एंड सराउंडिंग्स अफेक्टेड टिश्यू, ब्रेस्ट के साथ साथ जो सराउंडिंग जो पार्ट्स है उसको भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये मासेक्टोमी के टाइप्स होते हैं। और लास्ट बात होती है पोजीशन की, बात करेंगे हम लोग, लास्ट बात करते हैं। हमने यहां से देखो सारे बात कर ली, सी लंग्स, सी ब्रेस्ट, सब कुछ बात कर ली हम लोगों ने ना। लास्ट हमारा बचा है पोजीशन आफ्टर मासेक्टोमी। तो याद रखिएगा सेमी फाउलर पोजीशन जो है वो अनअफेक्टेड साइड में एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड, मतलब जैसे मान लीजिए इस पार्ट का, मान लीजिए राइट पर जो है मासेक्टोमी हुआ है, तो आपको सेमी फोलर पोजीशन देनी है, लेकिन अफेक्टेड पार्ट कौन सा होगा, उठा हुआ पार्ट। एलिवेटेड पार्ट कौन सा होगा, जो अफेक्टेड पार्ट है वो एलिवेटेड होगा, मतलब इस तरीके से, है ना। डोंट टेक बीटपी फ्रॉम द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, जो मैंने अभी अभी बताया था आपको। मान लीजिए अफेक्टेड पार्ट जैसे राइट, आपने लेफ्ट साइड में आपने जो है मासेक्टोमी करवाया, तो कभी भी आप यहां से बीपी नहीं लेंगे, आप हमेशा किधर से लेंगे, राइट साइड लेंगे। डू नॉट एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड इन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, जैसे मान लीजिए इधर की साइड अगर जो है क्या हुआ है, आपने लेफ्ट साइड जो है वो आपने मासेक्टोमी कराया, तो आप कभी भी आईवी फ्लूइड जो है वो लेफ्ट साइड इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और इफ रेडनेस अकर इन्फॉर्म जो हेल्थ केयर पर्सनल है उसको क्या करना है, तुरंत इन्फॉर्म करना है। तो ये हमारी बात हुई ओंकोलॉजी के बारे में। यहां हमने ओंकोलॉजी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, किस तरीके से होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी क्या होती है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस के फैक्टर क्या क्या होते हैं, सब कुछ आप लोगों को बता दिया। ओंकोलॉजी में हमारा यहाँ ओंकोलॉजी टॉपिक जो है खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो एक लास्ट सवाल, कैंसर क्यूजिंग फैक्टर्स, कैंसर को क्यूज करने वाले फैक्टर्स को क्या नाम देते हैं, जल्दी से बताइएगा, उन्हें क्या कहा जाता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में और इसके बारे में डिटेल से बातें करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।